भारतीय न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। इतिहास किसी भी राष्ट्र की आत्मा होती है। अगर आपको झूठा इतिहास पढ़ाया जाने लगे या वो लोग जो आपके इतिहास में अहमियत रखते हैं फेक न्यूज़ के ज़रिए उनकी छवि को बिगाड़ दिया जाए, आप एक ऐसा इतिहास पढ़ें जिसके बारे में सच क्या है आपको पता ही ना हो, तो इतिहास खतरनाक हो जाता है। भारतीय इतिहास में बहुत सारे ऐसे सवाल भी हैं जिनके जवाब अक्सर तलाशने ज़रूरी हो जाते हैं, क्योंकि उन पर आरोप लगने का जो सिलसिला है वो बड़ा लंबा है। एक ऐसा ही आरोप है भगत सिंह से जुड़ा हुआ कि अगर गांधी चाहते, अगर नेहरू चाहते तो भगत सिंह को फांसी से बचा लेते। नमस्कार, मेरा नाम राघव है और आप पॉलिटिकल किस्से देख रहे हैं। पॉलिटिकल किस्से के आज के इस एपिसोड में बात होगी गांधी, नेहरू और भगत सिंह के रिश्तों के बीच और उन तमाम आरोपों पर भी जिनको लेकर सोशल मीडिया और खासकर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का बाजार गर्म रहता है। 5 मार्च 1931 लॉर्ड इरविन ने 5 मुलाकातों के बाद महात्मा गांधी के साथ एक समझौता किया। इस समझौते से नंबर 1, जेल में बंद राजनीतिक बंदियों को रिहा किया गया था। नंबर 2, इंडियंस को समुद्र तट पर नमक बनाकर बेचने का अधिकार दे दिया गया था। नंबर 3, शराब और विदेशी कपड़ों की दुकान के सामने धरना देने की आज़ादी दे दी गई। नंबर 4 था, आंदोलन के दौरान अपनी नौकरियों से इस्तीफा देने वालों को बहाल कर दिया गया। अगला था कि जिन किसानों की संपत्ति लगान ना चुका पाने की वजह से जब्त कर ली गई थी वह उन्हें वापस कर दी गई। गुलाम भारत में यह पहली बार था जब अंग्रेज भारतीयों के साथ इतना बड़ा समझौता करने के लिए तैयार हुए थे। लेकिन इस समझौते ने मोहनदास करमचंद गांधी के चरित्र पर एक धब्बा लगा दिया। हर तरफ चर्चाएं हो रही थीं कि जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस कह रहे थे कि जाने अनजाने में गांधी जी ने देश को बेच दिया है। कयास लगाए जा रहे थे कि आखिर ऐसा क्या हुआ होगा जो अपनी मनमानी करने वाले अंग्रेज गांधी की सारी शर्तें मानने के लिए तैयार हो गए। इससे भी बड़ा सवाल था कि जब अंग्रेज सारी शर्तें मान ही रहे थे तो गांधी ने भगत सिंह की फांसी क्यों नहीं रुकवा दी? क्या गांधी नहीं चाहते थे कि आजादी की लड़ाई में कोई उनसे ज्यादा बुलंद हो जाए? आइए आज इस सच का पर्दाफाश करते हैं। गांधी और इरविन के बीच जब यह समझौता हुआ तो इसके पीछे एक बड़ी वजह मानी जाती है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। आंदोलन तब शुरू किया गया जब देश के नागरिकों से अपने ही देश में नमक बनाने पर रोक लगा दी जाती है। अंग्रेजी हुकूमत ने पूरी तरह कंट्रोल कर लिया था। यह आंदोलन तब शुरू किया गया जब नेहरू रिपोर्ट, जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, उसे अंग्रेजी हुकूमत ठुकरा देती है। सिर्फ ठुकराती ही नहीं है बल्कि उसने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी भी शुरू कर दी। इस समय सुभाष चंद्र बोस सहित 11 और भारतीयों को 1 साल की सजा भी दे दी गई। फिर भी गांधी जी ने एक और अवसर देने के लिए अपने एक अंग्रेज मित्र रोनाल्ड्स के हाथों एक पत्र वायसराय को भेजा। इसका उत्तर वायसराय ने बहुत ही निराशाजनक दिया और उल्टे गांधी जी को ही सावधान करते हुए कहा कि मुझे दुख है कि गांधी जी वह रास्ता अपना रहे हैं जिसमें कानून और सार्वजनिक शांति भंग होना आवश्यक है। इसके उत्तर में गांधी जी ने कहा कि मैंने घुटने टेक कर रोटी मांगी थी, परंतु मुझे उसके स्थान पर पत्थर मिला। ब्रिटिश राज्य केवल क्षति के सामने झुकता है, इसलिए वायसराय के पत्र से मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ। भारत के भाग्य में तो जेल खानों की शांति ही एकमात्र शांति है। संपूर्ण भारत एक जेल खाना है। मैं उन ब्रिटिश कानूनों का अर्थ समझता हूं और मैं उन शोकमय शांति को भंग करना चाहता हूं जो राष्ट्र के दिल को कष्ट दे रही है। गांधी जी के पत्र का सहानुभूतिपूर्व जवाब न मिलने के कारण गांधी जी के सामने आंदोलन शुरू करने के अलावा दूसरा कोई रास्ता उस वक्त नहीं बचा था। फिर आया 11 मार्च 1930 ईस्वी। साबरमती के मैदान में 75,000 भारतीय इकट्ठा हुए और एक प्रण लिया गया कि जब तक फ्रीडम यानी आज़ादी नहीं मिल जाती तब तक ना तो हम खुद चैन लेंगे और ना अंग्रेजी हुकूमत को चैन लेने देंगे।
गांधी जी इनमें से 79 ऐसे कार्यकर्ताओं को चुनते हैं जो 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से डांडी समुद्र तट की ओर चल पड़ते हैं। 200 मील की लंबी दूरी पैदल चलकर 24 दिनों में पूरी की जाती है। जैसे जैसे गांधी जी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं का समूह आगे बढ़ता गया, वैसे ही वैसे उनके रास्ते गांव में भीड़ उमड़ने लगी। उनसे गांधी जी यही कहते थे कि ब्रिटिश साम्राज्य एक अभिशाप है और मैं इसे समाप्त करके रहूंगा। तारीख 5 अप्रैल 1930 याद रखिएगा। आते आते गांधी जी अपने कार्यकर्ताओं के साथ डांडी पहुंच जाते हैं। अगले दिन 6 अप्रैल 1930 को प्रार्थना के बाद डांडी समुद्र तट पर गांधी जी खुद अपने हाथ से नमक बनाकर ब्रिटिश सरकार के नमक कानून को तोड़ देते हैं और इस तरह नमक कानून तोड़कर गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन का मार्ग प्रशस्त करते हैं। इस आंदोलन को चलाने के पीछे मकसद थे कि गांव-गांव में नमक कानून तोड़कर नमक बनाया जाएगा। महिलाएं शराब, अफीम और विदेशी दुकानों पर धरना देंगी। विदेशी उपकरणों का इस्तेमाल बंद करके सबके सामने विदेशी कपड़ों की होली जलाई जाएगी। हिंदुओं को अस्पृश्यता का त्याग कर देना चाहिए। स्टूडेंट सरकारी स्कूलों और कॉलेजों का बहिष्कार करेंगे। दरअसल अंग्रेजों ने नमक के उत्पादन और बिक्री पर अपना कंट्रोल कर लिया था। भारतीयों को अधिकार नहीं था कि नमक बनाने और बेचने का वो काम कर पाए। और ये कानून इतने सख्त थे कि अगर कोई रेत पर पड़ा एक मुट्ठी समुद्री नमक भी उठा लेता था तो उस पर जुर्माना लगाया जाता था। इसके अलावा साल 1928 के साइमन कमीशन जब भारत आया, उसमें किसी भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया और क्रांतिकारियों की जो गैर कानूनी गिरफ्तारियां की गई थी, उसके कारण भी जनता के बीच राष्ट्रवादी भावना पनपने लगी थी। माना जाता है कि साल 1930 में दुनिया में आई आर्थिक मंदी से भारत की बहुत ज्यादा अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई थी, जिसके कारण भारत की जनता और ब्रिटिश पूंजीपतियों को काफी नुकसान हुआ और गुस्सा भी आया। महात्मा गांधी ने आर्थिक मंदी के प्रभाव का फायदा उठाया और यह आंदोलन विशालतम रूप लेने लग गया। इस आंदोलन में सबसे पहले तो जनता के द्वारा यह डिसीजन लिया गया कि ब्रिटिश सरकार को किसी भी तरह का लगान या टैक्स नहीं दिया जाएगा। और इस आंदोलन के 5 जो मकसद मेन माने गए थे, जो मैंने पहले भी आपको बताए, उनके बाद तो ब्रिटिश सरकार का पूरे तरीके से बायकॉट हो गया, जिससे ब्रिटिश सरकार को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। इस आर्थिक मंदी के कारण भारत में महंगाई आसमान छू रही थी। इसके कारण भारत की जनता में असंतोष की स्थिति उत्पन्न हो गई, जिसके कारण उनमें समाजवादी विचारधारा बहुत तेजी से फैल रही थी। इसके साथ ही गली गली क्रांति पैदा होने लगी। अब यह महात्मा गांधी के लिए एक चिंता का विषय था, क्योंकि देश के आंदोलनकारी अब अहिंसा का मार्ग छोड़कर हिंसा के मार्ग को अपनाने के लिए तैयार हो गए थे। यह आंदोलन इतना बड़ा हो चुका था कि ब्रिटिश सरकार इसको जल्द से जल्द दबा देना चाहती थी। अब क्योंकि एक अहिंसक आंदोलन था, तो ब्रिटिश सरकार आंदोलनकारियों पर फायरिंग और लाठीचार्ज भी नहीं करवा सकती थी, क्योंकि इस आंदोलन को पूरी दुनिया की मीडिया और सरकार समाचार पत्र कवर कर रहे थे और अमेरिका भी इस पर खास नजर बनाए हुए था। अगर ब्रिटिश सरकार ऐसे अहिंसक निहत्थे लोगों पर लाठीचार्ज करती तो पूरी दुनिया में ब्रिटिश सरकार की छवि खराब होती और भारत के लिए दुनिया भर में सहानुभूति मिल जाती। और गांधी ये बात अच्छी तरह से समझ चुके थे, इसीलिए उन्होंने अहिंसा का रास्ता अपनाया। जब यह आंदोलन बहुत बड़ा हो गया तो आखिरकार लॉर्ड इरविन को गांधी की सारी शर्तें माननी पड़ी, जिसके लिए इरविन को गांधी इरविन पैक्ट साइन करना पड़ा। इस समझौते में 11 पॉइंट रखे गए थे। मैं आपको विस्तार से समझाऊंगा, आपको ध्यान से समझना है। महात्मा गांधी विनिमय दर में कमी लाना चाहते थे। विनिमय दर का मतलब होता है उस कीमत से है जो दो देशों की करेंसी को कमजोर करके निकाली जाती है, यानी कंपेयर करके निकाली जाती है। नमक पर लगने वाले टैक्स को पूरी तरह से खत्म करना चाहते थे। नंबर 3 था कि शराब की बिक्री पर रोक लगाई जाए, सोने के खर्च को कम किया जाए, टैक्स ना चुकाए जाने की स्थिति में जिनकी जमीन जब्त की गई है उन्हें लौटाया जाए, सारे समुद्री बंदरगाहों पर भारतीय जहाज भी सुरक्षित किए जाएं, विदेशी कपड़ों पर रोक लगाई जाए, हाई रैंक वाली अधिकारी का वेतन आधा हो जाए ताकि आर्थिक मंदी से निजात पाया जा सके, भारतीयों को अपनी सुरक्षा के लिए हथियार रखने के लाइसेंस दिए जाएं, पुलिस पर जनता का कंट्रोल हो और आखिरी और सबसे विवादास्पद, सभी राजनीतिक कैदियों को आजाद करने और उनके ऊपर चल रहे सभी राजनीतिक मुकदमों को खत्म करने की मांग की गई। इनमें से ज्यादातर शर्तों को स्वीकार कर लिया गया। अब यहीं से सवाल आता है कि जब सारी बातें मानी जा रही थी तो महात्मा गांधी ने भगत सिंह जी की फांसी क्यों नहीं रुकवाई? और सवाल जायज है,
लेकिन देखिए, जब भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका तो गांधी जी ने उनकी आलोचना की थी, क्योंकि उन्हें वो तरीका हिंसात्मक लगा। लेकिन इसके इतर एक भी बात 100% सही नहीं है। गांधी जी ने भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी से बचाने के लिए कई बार कोशिशें की। जी हां, आपको तब तक गोडसेवादियों का आधा सच बताया गया था। गांधी जी ने उनकी माफी के लिए लॉर्ड इरविन से कई बार मुलाकात की और कोर्ट के फैसले पर पुनर्विचार करने और उसे बदलने को कहा। 18 फरवरी गांधी जी भगत सिंह का मुद्दा उठाते हैं और वायसराय लॉर्ड इरविन से कहते हैं, मेरी या भगत सिंह की विचारधारा अलग है, मुझे हिंसा की बात ठीक नहीं लगती, लेकिन फिर भी आपको वर्तमान की स्थिति देखकर भगत सिंह और उनके साथियों को फांसी नहीं देना चाहिए, बल्कि उसे रुकवा दीजिए। वर्तमान स्थिति का मतलब है कि जनता में रोष था और अगर भगत सिंह की फांसी को लेकर लोग सड़कों पर निकले हुए थे। गांधी जी इस निवेदन पर वायसराय से कहते हैं, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने इस तरह से ये बात मेरे सामने रखी, लेकिन सजा को कम कर पाना संभव नहीं है। अब वायसराय जब ऐसा कहते हैं तो आगे फिर क्या होता है? लेकिन फांसी की तारीख को आगे बढ़ाने पर चर्चा की जा सकती है। इसके बाद गांधी जी ने फिर से एक दूसरा प्रयास 19 मार्च 1931 को किया, जब गांधी इरविन से मीटिंग के दौरान उसे अपने नोट्स में लिखते भी हैं। इसके अगले दिन 20 मार्च को गांधी ने तब के गृह सचिव हर्बर्ट विलियम्स से मुलाकात की। वो लगातार ब्रिटिश अधिकारियों पर भगत सिंह और उनके साथियों की सजा कम करने के लिए दबाव डाल रहे थे, लेकिन बात नहीं बन सकी और 23 मार्च को भगत सिंह और उनके साथियों को फांसी दे दी गई। फांसी की तारीख से एक दिन पहले गांधी जी ने वायसराय को एक भावनात्मक पत्र लिखा। शांति के हित में अंतिम अपील मांग रहा हूं, हालांकि आपने पहले ही बताया था कि इनकी सजा को कम करना मुश्किल है, लेकिन आपने यह भी कहा था कि आप मेरे अनुरोध पर फिर से चर्चा करेंगे। जब कोई सिद्धांत दांव पर ना हो तो उसका सम्मान करना अक्सर कर्तव्य होता है। अगर वर्तमान मामले में थोड़ी सी भी संभावना है तो रियायत दी जानी चाहिए। इसके आंतरिक शांति को बढ़ावा मिलने की सबसे अधिक संभावना है। फांसी की स्थिति में शांति खतरे में है, जिंदगियों को बचाना सार्थक नहीं हो पाएगा और इसमें कई निर्दोष लोगों की जान जा सकती है, लेकिन हमें इन जानों को बचाना है। फैसले में बदलाव की थोड़ी सी भी संभावना है तो मैं आपसे फांसी को आगे बढ़ाने का आग्रह करूंगा। सिमिलरली रॉबर्ट बेनरेज मेंशन करते हैं उनकी किताब में द नेकेड फकीर, एक पत्रकार थे ये जो गांधी इरविन पैक्ट को कवर कर रहे थे। अब महात्मा गांधी ने भगत सिंह को बचाने की हर संभव कोशिश की थी। वे भगत सिंह की फांसी को लेकर बहुत चिंतित थे। यह उनके इस लेटर से भी समझ में आ रहा है। तो ये सारी थ्योरीज बेसलेस हैं कि गांधी ने भगत सिंह को बचाने की कोशिश नहीं की। भले ही इन दोनों के रास्ते अलग अलग थे, लेकिन ये दोनों ही हमारे स्वतंत्रता सेनानी एक दूसरे का बहुत सम्मान करते थे। और सम्मान इसलिए क्योंकि दोनों की उम्मीद एक थी, दोनों का रास्ता अलग था, लेकिन मंजिल एक थी। मंजिल थी इस खूबसूरत देश की आज़ादी, जहां भारत माता की जंजीरें टूटती, तिरंगा लहराता, हर हम एक आज़ाद हिंदुस्तान में सांस लेते। इसलिए इतिहास की किसी भी कॉन्स्पिरेसी को व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से मत समझिए। इतिहास किताबों में है, उसे किताबों में ही पढ़ा जाना चाहिए। मेरा नाम राघव है और आपको एपिसोड कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इसके साथ साथ भारती न्यूज़ को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसी तमाम अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे भारती न्यूज़।